विजयनगर के महाराज यशवर्धन अक्सर भेष बदलकर अपने नगर में घूमा करते थे, जिससे वह अपनी प्रजा का हाल जान सके। हमेशा की तरह एक दिन राजा यशवर्धन विजयनगर के बाजार में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जगह पर कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। उत्सुकतावश राजा यशवर्धन भी वहां पहुंच गए। एक सेठ बोल रहा था, पंडित जी, इस धूर्त ने मुझे धोखा दिया है। मेरा कान साफ करने के बहाने इसने मेरा कान चोरी कर लिया। मुझे मेरा कान वापस चाहिए। नहीं पंडित जी, यह सेठ जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम्हारा नाम क्या है युवक? पंडित जी, मेरा नाम अशोक है और मैं दूसरे नगर से इस नगर में आज ही काम की तलाश में आया हूँ। कैसा काम? पंडित जी, मैं लोगों के कान साफ करने का काम करता हूँ और इसके बदले वह जो भी मुझे खुशी खुशी देते हैं मैं वह ले लेता हूँ। हाँ तो सेठ जी, आप यह कहना चाहते हैं कि अशोक ने आपका कान चोरी कर लिया? जी पंडित जी, इसने मेरा कान चोरी कर लिया है। क्या इसकी तलाशी करने पर आपको कान इसके पास मिला? नहीं, इसने उसे गायब कर दिया। सभी हैरान थे कि सेठ कैसी बातें कर रहा है। भला किसी का कान भी चोरी हो सकता है क्या? विजयनगर में रहने वाले पंडित राम प्रसाद अपनी बुद्धि के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। लोग उनकी बुद्धि और ज्ञान का लोहा मानते थे। हाँ तो युवक, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने मेरा एक कान चोरी किया है, या तो तुम मेरा वो कान मुझे वापस करो, या तो तुम्हारे पास जितने भी औजार हैं मैं उन्हें रख लूंगा। सेठ जी, मुश्किल यह है कि जैसा कि इसने मुझे बताया, इसके पास चोरी किए हुए कानों का खजाना है। इसके पास सैकड़ों आदमी के कान जमा है। अब मुश्किल यह है कि इसे याद नहीं कि इसमें आपका कान कौन सा है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भाई अशोक, तुम ही सेठ जी को सारी बातें सच सच बता दो। सेठ जी, मेरे पिताजी और उनके पिताजी लोगों के कान चुराकर एक जगह पर रखते आए हैं। हमारे पास सैकड़ों लोगों के कान हैं और उसमें से आपका कान पहचानना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे आपका दूसरा कान भी चाहिए होगा, ताकि मैं उसे ले जाकर उसके जोड़े का कान उस खजाने में से ढूंढकर निकाल सकूं। नहीं नहीं, मैं अपना कान काट कर नहीं दूंगा। सेठ जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा से कम पैसों के लिए आपने अपना कान तो चोरी करवा दिया, और अब जब आपको आपका कान वापस मिल रहा है तो आप उसे लेना नहीं चाहते। नहीं नहीं, मैं अपना कान नहीं कटवाऊंगा। तो फिर दूसरा उपाय यह है कि आप इस युवक के साथ चले जाइए और अपनी आंखों से अपनी चीज पहचान कर वापस ले आइए। नहीं नहीं पंडित जी, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। यह रास्ते में मुझे नाव से उठाकर समुद्र में फेंक देगा। हाँ तो फिर इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? मैं अभी कसाई को बुलाता हूँ, वह तुम्हारी कान काट कर अशोक को दे देगा, जिससे वह तुम्हारा दूसरा कान ला सके। अब यही इस समस्या का हल है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, और वह तभी होगा जब मैं आपको आपका कान वापस कर दूँ। कोई इस नगर के कसाई को बुला लो, ताकि वह सेठ जी का दूसरा कान काट कर मुझे दे दे और मैं खजाने से सेठ जी का कान वापस ला सकूं। सेठ जी, हमारे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। शायद यह बात आप समझ गए होंगे। आप अपने मुख से सत्य बताते हैं या मैं बताऊं? मुझे क्षमा कर दो युवक, तुम्हारे इन अनोखे और कीमती औजारों को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। इसलिए मैंने यह सब किया, ताकि मैं तुमसे यह सब बिना कीमत ले सकूं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आपकी ही सूझबूझ की वजह से मेरे दादा परदादा की दी हुई यह पुश्तैनी धरोहर बच पाई है। राजा यशवर्धन यह सब देखकर पंडित राम प्रसाद से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने मन ही मन पंडित जी के ज्ञान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा यशवर्धन ने पंडित राम प्रसाद को दरबार में बुलवाया। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे याद किया। हाँ पंडित जी, मैंने आपसे ज्ञान की बहुत चर्चा सुनी है। मैंने सुना है कि आपको धार्मिक बातों का बड़ा ज्ञान है। महाराज, यह सब तो ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो सिर्फ एक मामूली सा सेवक हूँ। इसका मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है?
नहीं नहीं महाराज, मेरे कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि मैं जो कुछ भी हूँ या मुझे जो कुछ भी आता है यह सब ऊपर वाले की कृपा है। अच्छा, तो यह बात है। हमारे नगर के लोग आपके ज्ञान का लोहा मानते हैं, परंतु मैं यह तभी मान सकता हूँ जब आप मेरे प्रश्नों का सही उत्तर दे पाएंगे। जैसी आपकी इच्छा महाराज, आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं तैयार हूँ। राजा यशवर्धन को स्वयं तो ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं था, पर वो पंडित जी की परीक्षा लेना चाहते थे। पंडित राम प्रसाद से पूछने के लिए राजा यशवर्धन के पास कुछ सवाल थे। उन सवालों का जवाब पाने के लिए महाराज बड़े उत्सुक थे। पंडित राम प्रसाद जी, आपसे पूछने के लिए मेरे पास 3 प्रश्न हैं। आपको मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, परंतु आपके दिए हुए उत्तर से अगर मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं आपको कारागार में डलवा दूंगा। महाराज, अपना प्रश्न पूछना चालू कीजिए। मैं अपने ज्ञान के अनुसार आपको सही उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कहाँ छिपा है? और दूसरा प्रश्न यह है कि इंसान की सबसे कीमती चीज़ क्या है जिसे वह कभी खो नहीं सकता? और तीसरा प्रश्न यह है कि शासन की वास्तविक प्रकृति क्या है? महाराज, आपके तीनों ही प्रश्न बहुत ही ऊंचे हैं और मेरे लिए इनका उत्तर देना कठिन है। पंडित राम प्रसाद जी, इसका मतलब आपने हार मान ली? दरबार में उपस्थित अन्य लोग हैरान होकर यह सब देख और सुन रहे थे। पंडित राम प्रसाद कुछ समय तक खामोश रहे। उसके बाद उन्होंने कहा, महाराज, मैंने यह नहीं कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा, बल्कि मैंने यह कहा कि आपके प्रश्न बहुत ही ऊंचे हैं और मेरे लिए इनका उत्तर देना कठिन है। मुझे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। पंडित राम प्रसाद जी, 10 दिनों का समय लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से विचार विमर्श करके हमें उत्तर दीजिए। नवे दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मुझे अभी तक महाराज के प्रश्नों का उत्तर समझ नहीं आ रहा और कल महाराज द्वारा दी गई समय सीमा का आखिरी दिन है। आप महाराज से कुछ समय और मांग लीजिए। तुम्हारी बात उचित है। मैं कल ही महाराज के पास संदेश भिजवा दूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तबीयत सुधरने के बाद मैं प्रश्नों का उत्तर देने उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगा। पंडित राम प्रसाद ने ऐसा ही किया और महाराज तक संदेश भिजवा दिया। पर पंडित राम प्रसाद को महाराज के प्रश्नों का उत्तर अभी भी समझ नहीं आ रहा था और वह परेशान रहने लगे। पंडित राम प्रसाद का शिष्य सिद्धार्थ पंडित जी के चेहरे पर परेशानी को देख व्याकुल होने लगा और एक दिन उसने पंडित जी से पूछा, गुरुदेव, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। क्या बात है गुरुवर? कुछ नहीं सिद्धार्थ, सब ठीक है। नहीं गुरुवर, मैं इतने वर्षों से आपके साथ हूँ, आज तक मैंने आपके चेहरे पर ऐसे भाव नहीं देखे। आप मुझे अपनी परेशानी का कारण तो बताइए, क्या पता मेरे पास उस परेशानी का कोई हल हो। सिद्धार्थ जिद करके बैठ गया और अंततः पंडित राम प्रसाद ने अपने शिष्य सिद्धार्थ को सारी बात बता दी। गुरुवर, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। महाराज के दरबार में मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने जाऊंगा। सिद्धार्थ, तुम नहीं, मैं तुम्हारे प्राण दांव में नहीं लगा सकता। अगर महाराज को प्रश्नों के दिए हुए उत्तर से संतुष्टि नहीं मिली तो वह तुम्हें कारागार में डाल देंगे और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ो। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं महाराज के पास जाऊंगा और उनके प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। लेकिन दिए हुए उत्तर से महाराज संतुष्ट नहीं हुए तो वह तुम्हें कारागार में डलवा देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं बहुत से संतों और फकीरों के पास बैठता रहता हूँ। उनके उपदेश से मैं अवश्य ही महाराज को संतुष्ट कर दूंगा। सिद्धार्थ के जिद करने पर भारी मन से पंडित राम प्रसाद ने उसे महाराज के पास जाने की आज्ञा दे दी। दरबार पहुंचकर सिद्धार्थ ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। महाराज की जय हो महाराज, मैं पंडित राम प्रसाद का शिष्य सिद्धार्थ हूँ। उनका स्वास्थ्य पिछले कुछ समय से ठीक नहीं है, जिसके कारण वह आपके प्रश्नों का उत्तर देने आपके समक्ष नहीं आ पाए। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
तुम अपने गुरु की जगह आए हो, परंतु तुम्हें यह पता है ना कि यदि मैं तुम्हारे दिए हुए उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा। जी महाराज, मुझे आपकी यह शर्त पता है। गुरुवर ने मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है और तुम्हें अपने गुरु पर इतना विश्वास है तो मैं तुमसे प्रश्न पूछना आरंभ करता हूँ। महाराज, आप अपने प्रश्न पूछते जाइए, मैं उनके उत्तर देता जाऊंगा, परंतु बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? महाराज, आपको मालूम होगा कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक सच्चे मनुष्य की तरह धार्मिक नियमों का पालन करते हुए गुरु को हमेशा ऊंचा आसन दिया जाता है और शिष्य हमेशा गुरु से नीचे बैठता है। राजा यशवर्धन सिद्धार्थ की बात से काफी प्रभावित हुए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने सिद्धार्थ को अपने सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। नीचे बैठते समय महाराज यशवर्धन ने फिर से सिद्धार्थ से कहा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। यदि तुम्हारे दिए हुए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तुम्हें कारागार में आजीवन कैदी बना दूंगा। महाराज, मुझे आपकी शर्त मंजूर है और मैं अपने वादे पर दृढ़ हूँ। आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं उनका उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कहाँ छिपा है? महाराज को सीधे उत्तर से संतोष नहीं होगा, इसलिए उन्हें उत्तर अलग तरीके से देना पड़ेगा। महाराज, एक रेत की घड़ी मंगवाने की व्यवस्था करें। रेत का वो हिस्सा सबसे बड़ा रहस्य है जो अभी तक गिरा नहीं, यानी हमारा अगला पल है। अतीत और वर्तमान तो सिर्फ नापने के लिए हैं। महाराज सोचिए, क्या हमें पता है कि अगले पल क्या होगा? नहीं, यही तो जीवन का असली रहस्य है। जैसे वो रेत अभी गिरनी बाकी है, वैसे ही हमारा भविष्य भी अभी सामने आना बाकी है। इसे समझने के लिए हमें बस अपने विचारों को साफ रखना होगा। उम्मीद है अब आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। हाँ, मिल गया। अब तक जो लोग महाराज से यह कहते थे कि जीवन का रहस्य सोने, चांदी, गहने, आभूषण में है, वो महाराज की दृष्टि में झूठे प्रमाणित हो गए और उनका सम्मान कम हो गया। महाराज, दूसरा प्रश्न पूछिए। दूसरा प्रश्न यह है कि इंसान की सबसे कीमती चीज क्या है जिसे वह कभी खो नहीं सकता? आपका दूसरा प्रश्न बड़ा ही अजीब है महाराज, परंतु मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। मुझे एक दर्पण चाहिए। महाराज, अब आप जरा यह बताइए कि इस दर्पण में क्या दिखाई दे रहा है? दर्पण में तो आपका ही प्रतिबिंब है। महाराज, जिस प्रकार यह प्रतिबिंब केवल बाहरी चीजों को दिखा सकता है, उसी प्रकार अंदर का ज्ञान और अंतरात्मा का प्रकाश ही वह कीमती चीज है जिसे कोई नहीं छीन सकता। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर राजा यशवर्धन काफी प्रसन्न हुए। वह सिद्धार्थ के ज्ञान से काफी प्रभावित भी हो रहे थे। अब बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछा, शासन की वास्तविक प्रकृति क्या है? पंडित राम प्रसाद ने जब सिद्धार्थ को राजा के सिंहासन पर बैठे देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आइए पंडित जी, आसन ग्रहण कीजिए। जब सिद्धार्थ ने पंडित राम प्रसाद को उस स्थान पर बैठने को कहा जहां वह स्वयं बैठा था, यानी सिंहासन पर, महाराजा, शासन की वास्तविक प्रति निरंतर प्रभाव और संतुलन है। वह एक राजा को न्यायप्रिय बना सकता है और एक न्यायप्रिय को राजा बना सकता है। संसार में सदा यही होता आ रहा है। कभी शक्ति होती है तो कभी उनका पतन होता है। किसी व्यक्ति को आदर और सम्मान मिलता है और कभी किसी को तिरस्कार। आशा करता हूँ आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक प्राप्त हुए होंगे। हाँ सिद्धार्थ, मैं तुम्हारे द्वारा दिए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ और मुझे पंडित राम प्रसाद के ज्ञान पर अब तनिक भी संदेह नहीं। और आज से पंडित राम प्रसाद जी को अपने मंत्रिमंडल में विशेष सलाहकार के रूप में शामिल करता हूँ और उन्हें उच्च पद प्रदान करता हूँ। क्षमा चाहता हूँ महाराज, परंतु मैं आपके द्वारा दिए गए इस सम्मान के लायक नहीं हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पंडित जी? आपके ज्ञान का लोहा तो आज मैंने भी मान लिया और यह आपका पुरस्कार नहीं है, यह हमारे राज्य हित के लिए भी अच्छा होगा। क्षमा करें महाराज, सिद्धार्थ ने आपको आपके प्रश्नों के जो भी उत्तर दिए हैं वो सब उसके खुद की ज्ञान संगत और साधना का फल है। मैं अपने शिष्य की साधना का फल खुद नहीं ले सकता।
हम आपकी सत्यनिष्ठा और हिम्मत की दाद देते हैं, क्योंकि एक गुरु के लिए अपने शिष्य को अपने से ऊपर रखना बहुत हिम्मत की बात होती है और आज आपने यह साबित कर दिया कि आपका ज्ञान सर्वोपरि है। हम सिद्धार्थ को अपने मंत्रिमंडल में विशेष सलाहकार के रूप में सम्मिलित करते हैं और पंडित राम प्रसाद को अपने विजयनगर राज्य का राजगुरु घोषित करते हैं। राजा यशवर्धन सिद्धार्थ से इतना अधिक प्रभावित और प्रसन्न थे कि उन्होंने सिद्धार्थ को अपने मंत्रिमंडल में विशेष सलाहकार और पंडित राम प्रसाद को विजयनगर राज्य के राजगुरु के रूप में रख लिया। अब राजा यशवर्धन का मन शांत भी था और प्रसन्न भी।